नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं आपको आज विशेषण पढ़ाऊंगी। हमने पहले 2 टॉपिक किए हैं, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा होते हैं और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये तीनों ही टॉपिक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमने संज्ञा के बारे में जान लिया, सर्वनाम के बारे में जान लिया। विशेषण क्या होता है? जो विशेष बना दे, जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों को विशेष बना दे उसे विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी इसकी? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा की भी विशेषता बताता है और सर्वनाम की भी विशेषता बताता है। तो जैसे हमने परिभाषा लिखी है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण है काला घोड़ा। हमने संज्ञा की थी, 3 प्रकार की मुख्य संज्ञाएं की थी, 5 प्रकार की भेद करने के बाद हो जाती है। तो जो हमने संज्ञाएं पढ़ी थी जातिवाचक संज्ञा। जो विशेषण होता है वो ज़्यादातर जातिवाचक संज्ञा की विशेषता बताता है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा भी आती है। वैसे तो कोई भी विशेषण किसी भी संज्ञा की विशेषता बता सकता है, लेकिन मोस्टली जातिवाचक की ही बताई जाती है, क्योंकि जातिवाचक वो संज्ञा होती है जो विस्तृत रूप में जानी जाती है, जो एक से ज़्यादा के लिए यूज की जाती है, वो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा एक से ज़्यादा है, वही शब्द जो एक से ज़्यादा के लिए उपयोग किया जाए वही जातिवाचक संज्ञा है। और विशेष भी बनाने की जरूरत उसी को होती है जो एक से ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर जो विशेषता है वो जातिवाचक संज्ञा की बताई जाएगी। कुछ कुछ भाववाचक, व्यक्तिवाचक, कुछ कुछ उदाहरण इनके भी मिलेंगे। तो ये घोड़ा जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम घोड़ा शब्द अकेला लिखते हैं तो ये एक शब्द जो ऐसे प्राणी हैं धरती पे कितने भी है सबके लिए उपयोग किया जा सकता है घोड़ा शब्द। लेकिन जैसे ही काला शब्द लगाया तो इसका अर्थ थोड़ा सा संकीर्ण हो गया। ये शब्द सिर्फ काले घोड़े के लिए ही उपयोग किया जाएगा। मान लेते हैं कहीं किसी अस्तबल में 100 घोड़े हैं तो घोड़ा शब्द हम सभी के लिए उपयोग करेंगे, पर काला घोड़ा सिर्फ काले रंग के घोड़े के लिए ही उपयोग किया जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा जो पहले विस्तृत अर्थ में थी, विशेषण लगने के बाद उसका अर्थ संकीर्ण हो जाएगा। तो विशेषण क्या करता है? संज्ञा की विशेषता भी बताता है, संज्ञा को विशेष भी बनाता है और उसके अर्थ को संकीर्ण भी कर देता है, यानी कम कर देता है। विशेष बनाने का अर्थ भी यही है कि जो सभी में से किसी एक को विशेष बना दे। तो कई बार लाइन इस तरह से भी आ जाती है। विशेषण क्या होता है? एक तो ये परिभाषा भी ठीक है और इसके बारे में एक लाइन हम और लिखते हैं। विशेषण संज्ञा की व्याप्ति को, व्याप्ति मतलब व्यापकता होती है, व्यापकता भी लिख सकते हैं। संज्ञा की व्यापकता को मर्यादित करता है। मर्यादित का मतलब है सीमित करता है, यानी पहले जो संज्ञा विस्तृत अर्थ में, व्यापक अर्थ में उपयोग की जा रही थी वो विशेषण लगने के बाद सीमित अर्थ में आ जाएगी, मर्यादा में आ जाएगी। विशेषण क्या करता है? संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है। तो ये लाइन भी हमें ध्यान रखनी है। जैसे एक उदाहरण हम और लेते हैं, पानी। पानी शब्द हम सभी प्रकार के पानी के लिए उपयोग करेंगे, ठंडा, गर्म, खारा, मीठा, कैसा भी हो, पानी पानी सबके लिए उपयोग किया जाएगा। पर जैसे ही हम विशेषण लगा देते हैं ठंडा पानी, तो ये सिर्फ ठंडे पानी के लिए उपयोग किया जाएगा। गर्म पानी, मीठा पानी, खारा पानी, ऐसे हम ये विशेषण लगाकर विशेष बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे। संज्ञा से हम क्या बना सकते हैं? विशेष बना सकते हैं।
जातिवाचक के सबसे ज़्यादा लगेगी, लेकिन कुछ उदाहरण व्यक्तिवाचक, भाववाचक सभी में लग सकता है। व्यक्तिवाचक में बहुत कम विशेषण लगते हैं। कोई किसी को किसी की योग्यता बतानी हो, किसी की स्पेशलाइज करना हो, तो ये विशेषण लगाया जाता है। जैसे पतिव्रता सीता, यहाँ पे पतिव्रता शब्द सीता शब्द की विशेषता बता रहा है। जो सीता शब्द है वो स्वयं में व्यक्तिवाचक है। संगीतज्ञ भीमसेन जोशी, तो ये संगीतज्ञ शब्द क्या है, ये विशेषण है। भीमसेन जोशी शब्द पहले से व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसकी विशेषता बता रहा है, तो उस विशेष को ही और स्पेशल बना रहा है। तो जहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ विशेषण आएगा उसको और विशेष बना देगा, उसको स्पेशल बना देगा। और जहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा के साथ आएगा वहाँ पे इसके अर्थ को संकीर्ण कर देगा। तो ये है विशेषण। एक शब्द आता है इससे मिलता जुलता विशेष्य। विशेषण के बारे में हम इन 2 लाइनों से बता सकते हैं। तो दूसरा शब्द है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। भाई जो विशेषता बताता है वो तो है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, विशेष्य होता है, वह विशेष्य होता है। हम ऊपर एक वाक्य लिखा था हमने कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये दोनों ही बात ठीक है। जो संज्ञा या सर्वनाम होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे ही हम विशेष्य कहेंगे। जैसे हमने ये उदाहरण लिया था काला घोड़ा, एक और उदाहरण हमने लिया था ठंडा पानी। दोनों उदाहरण में देखें तो ठंडा शब्द क्या है, विशेषण है, और ऊपर वाले उदाहरण में काला शब्द क्या है, विशेषण है। पर ये काला शब्द विशेषता किसकी बता रहा है, घोड़ा की। तो घोड़ा जो शब्द है इसको हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसी शब्द को क्या कहा जाता है, विशेष्य। और इस उदाहरण में पानी शब्द क्या बन जाएगा, विशेष्य बन जाएगा। तो विशेष्य और विशेषण दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों की व्याख्याएं भी अलग अलग है। एक फिर इनके बाद शब्द आता है प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होता है, यहां पे लिख लेते हैं। प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए। भाई विशेषण ही पहले विशेषता बता रहा है और उस विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे ठंडा शब्द यहाँ पे विशेषण है, ये पानी शब्द की विशेषता बता रहा है, पर यहाँ पे मैं लिख दूं बहुत, तो ये पूरा उदाहरण हो जाएगा बहुत ठंडा पानी। यानी इस शब्द ने ठंडा शब्द की भी क्या बता दी, विशेषता बता दी। तो जो विशेषण है उसकी भी विशेषता जो शब्द बताता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण। एक और उदाहरण किया था हमने काला घोड़ा, तो इसमें अगर हमें प्रविशेषण लगाना है तो हम लगाएंगे अत्यंत काला घोड़ा, अधिक काला घोड़ा, अति काला घोड़ा। तो ऐसे शब्द हम लगा सकते हैं। तो वैसे तो कोई भी शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए तो वो प्रविशेषण बन जाएगा, पर ज्यादातर 5-7 शब्द ही प्रविशेषण के रूप में आते रहते हैं। जैसे अधिक, अति, अत्यंत। ये अत्यंत शब्द भी अति शब्द से ही बना है। अत्यधिक ये भी अति शब्द से ही बना है। ज्यादा, बहुत, तो ऐसे जो शब्द हैं ये किसके रूप में उपयोग किए जाते हैं, प्रविशेषण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे
प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण से मिलता जुलता एक शब्द और है हिंदी के व्याकरण में, जिसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब ये इस टॉपिक से संबंधित नहीं है। क्रिया विशेषण जो शब्द है ये क्या करता है भाई, क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया की विशेषता ये हम क्रिया के टॉपिक के बाद करेंगे। जो क्रिया की भी विशेषता बताए, ये एडवर्ब होता है और विशेषण एडजेक्टिव होता है, तो ये अलग है और विशेषण अलग है। तो ये हमने जाना विशेषण के बारे में। थोड़ा और जानते हैं विशेषण का उपयोग वाक्य में कैसे कैसे हो सकता है। विशेषण जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये संज्ञा के दोनों तरफ आ सकता है, संज्ञा से पूर्व यानी पहले भी और संज्ञा के बाद भी। जैसे हम एक उदाहरण करते हैं कि यहाँ ठंडा पानी है, यहाँ ठंडा पानी है। और एक उदाहरण लिखेंगे हम, यहाँ पानी ठंडा है। ये दोनों ही उदाहरण ठीक है। जब हम विशेषण को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये ठंडा जो शब्द है ये विशेषण है और पानी की विशेषता बता रहा है, और पानी शब्द से पहले आया है। यहाँ पे विशेषण विशेष्य से पहले आया है। पानी शब्द क्या है, विशेष्य है। तो जब विशेषण विशेष्य से पहले आए तो उसको हम उद्देश्य विशेषण बोलते हैं। जब विशेषण विशेष्य से पहले आए तो हम उसको उद्देश्य विशेषण बोलते हैं। जब विशेषण विशेष्य के बाद आए, जब विशेषण विशेष्य के बाद आए तो हम उसको विधेय विशेषण बोलते हैं। तो 2-3 प्रश्न इसमें बन जाते हैं कि विशेषण कहाँ आता है। विशेष्य से पहले भी आ सकता है और विशेष्य के बाद भी आ सकता है। पहले आएगा वो उद्देश्य विशेषण और बाद में आएगा वो विधेय विशेषण होता है। एक प्रश्न इसमें और बनता है, जैसे आ जाए कि कर्ता की तरफ आता है, उस विशेषण को क्या कहते हैं। क्रिया की तरफ आता है, उस विशेषण को क्या कहते हैं। तो ये कैसे जानेंगे हम। हिंदी में जो वाक्य बनाए जाते हैं सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, फिर कर्मकरण मतलब जो भी कारक है वो कारक लिखते हैं, इसके बाद अंत में हम क्रिया लिखते हैं। तो क्रिया बाद में आएगी, कर्ता पहले आएगा। तो जो विशेषण इस तरफ होता है यानी पहले आता है तो वो कर्ता की तरफ माना जाता है। जैसे यहाँ पे विशेष्य से पहले आ गया, ये इस तरफ है, पहले है, कर्ता की तरफ है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इस उदाहरण में जो विशेषण है वो कर्ता की तरफ है और इस उदाहरण में जो विशेषण है वो क्रिया की तरफ है। तो जो क्रिया की तरफ होता है उस विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जो कर्ता की तरफ होता है उस विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि जो विशेषण कर्ता की तरफ लगाया जाए उस विशेषण को क्या कहते हैं। तो कर्ता की तरफ लगाया जाए उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि कर्ता जहाँ पे हो उसी स्थान पे लिखा जाए, बस विशेष्य से पहले आ जाए उसी विशेषण का नाम हम क्या रख देंगे, उद्देश्य विशेषण रख देंगे। तो ये भी विशेषण के बारे में एक जानकारी थी। अब हम करते हैं विशेषण की अवस्थाएं, उसके बाद हम करेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इंग्लिश में भी ये होती है। हम सब ने इंग्लिश में बहुत पहले से शुरू कर दी थी, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जो डिग्री होती है इंग्लिश में उन्हीं को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अवस्थाएं बोलते हैं। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, 3। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है, इसमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की सिर्फ विशेषता बताई जाती है, तुलना नहीं की जाती। उत्तरावस्था में 2 संज्ञाओं या 2 सर्वनामों के बीच तुलना की जाती है और उत्तमावस्था में एक संज्ञा की अन्य बहुत सारी संज्ञाओं के साथ तुलना की जाती है।
यानी एक के साथ कंपेयर किया जाए तो उत्तरावस्था, बहुत सारों के साथ एक को कंपेयर किया जाए तो उत्तमावस्था होती है। इसको हम उदाहरण से जानेंगे। जैसे एक उदाहरण लिखा हमने, हिमालय ऊंचा पर्वत है। हिमालय ऊंचा पर्वत है। यहाँ पे सिर्फ विशेषता बताई गई है पर्वत की कि वो कैसा है, ऊंचा है। यहाँ पे जो विशेष्य बनेगा वो पर्वत बनेगा, हिमालय नहीं। ये विशेष्य है और ऊंचा क्या है, विशेषण है। अगर इसी लाइन को हम यूं भी लिख देते, हिमालय बहुत ऊंचा है, तो भी ये मूलावस्था ही रहती, क्योंकि बहुत शब्द हमने प्रविशेषण लगाया है, किसी दूसरे पर्वत के साथ तुलना नहीं की है। तो इसमें कौन सी अवस्था का उपयोग किया गया है, मूलावस्था का। पर्वत की सिर्फ विशेषता बताई है। और उत्तरावस्था में क्या होगी कि हिमालय की हम किसी अन्य पर्वत के साथ तुलना कर देंगे। जैसे हिमालय अरावली से ऊंचा है। हिमालय अरावली से ऊंचा है। ऊंचा है या ऊंचा पर्वत है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो हिमालय और अरावली लिख दिया तो पर्वत अंडरस्टूड है, क्योंकि अवली का मतलब पंक्तियां, पर्वत की पंक्तियां। तो यहाँ दो पहाड़ों के बीच, दो पर्वतों के बीच तुलना की गई है। तो इसमें कौन सी अवस्था है, उत्तरावस्था है। जैसे राम श्याम से सुंदर है, हिसार हांसी से बड़ा शहर है। ऐसे दो स्थानों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, कोई भी दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाए तो वो कौन सी अवस्था होती है, उत्तरावस्था। अंत में हम करेंगे उत्तमावस्था। तो उत्तमावस्था में क्या होगा, हिमालय सबसे ऊंचा है। सबसे का मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि सभी पर्वतों से ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। तो यहाँ कौन सी अवस्था का उपयोग किया गया है, उत्तमावस्था का उपयोग यहाँ पे किया गया है। एक की सबके साथ तुलना कर दी जाए। जैसे राम सबसे सुंदर है, राम कक्षा में सबसे सुंदर है, राम घर में सबसे सुंदर है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, घर के लोगों से तुलना कर दी, कक्षा के सभी बच्चों से तुलना कर दी। तो सबके साथ एक की तुलना की जाए तो वो क्या होता है, उत्तमावस्था होता है। जैसे हम कहें राजस्थान भारत में सभी राज्यों से बड़ा है, तो यहाँ हम उत्तमावस्था का उपयोग कर रहे हैं। एक बार एक वाक्य आया था एचटेट में, वो था उसमें संतोष यादव हिमालय की उच्चतम चोटी पर चढ़े। हिमालय की उच्चतम चोटी पर चढ़ी। तो इसमें पूछा गया था कि इस वाक्य में कौन सी अवस्था का उपयोग किया गया है। तो इसमें एक शब्द आया है उच्चतम। उच्चतम का मतलब क्या है, सर्वोच्च, सर्वोच्च शब्द भी लिख सकते हैं। उच्चतम का मतलब सबसे ऊंची, सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ी। तो इस वाक्य में कौन सी अवस्था का उपयोग किया गया है, उत्तमावस्था का उपयोग किया गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया, इस प्रकार से। अब यहाँ सबसे ऊंचा भी लिख सकते हैं, उच्चतम शब्द भी लिख सकते हैं। ये जो अवस्था है ये बनाई गई है, ये हिंदी की डिग्री है। जैसे हम इंग्लिश में बनाते हैं, यहाँ पे हिंदी में बनाई गई है। तो ये कैसे बनेगी, जैसे हमने लिखा उच्च शब्द, 3 अवस्थाएं होती है, 3 बार लिख लिया, उच्च उच्च उच्च। जो मूलावस्था है वो वैसी की वैसी रहेगी। उत्तरावस्था में तर प्रत्यय जोड़ देंगे और उत्तमावस्था में तम प्रत्यय जोड़ देंगे। तो ये अवस्थाएं हमारी बन जाएगी और ये कुछ एक शब्दों में बनेगी और कई बार वाक्य में प्रयोग करते समय दिक्कत भी आएगी। तो ये जरूरी नहीं कि इनसे वाक्य बनाया ही जाए। ये संस्कृत में होती थी, उस समय सारे शब्दों में ही उपयोग की जाती थी। जब भी हमें तुलना करनी होती थी तो हम इनका उपयोग कर लेते थे। संस्कृत में अब भी करते हैं, पर हिंदी में इनसे वाक्य बने तो बना ले, नहीं तो सबसे या उससे ये शब्द उपयोग करके भी हम वाक्य बना सकते हैं। 1-2 वाक्य और बनाते हैं। जैसे निम्न शब्द आ गया, इसमें तर जोड़ देंगे हम,
निमंतर, और इसमें लिख देंगे निमंतम। जैसे लघु शब्द है, लघु का मतलब छोटा, लघुतर का मतलब एक से छोटा, और लघुतम का मतलब सबसे छोटा। गुरु, गुरुतर, गुरुतम, ऐसे हम बना सकते हैं। भाई लघुतर, ये जो शब्द है लघु और तर प्रत्यय इसमें लघुतर बन गया, एक से छोटा। एक जो शब्द है लघु प्लस में उत्तर होता है वो, और ये शब्द बनेगा लघुत्तर, और इसका अर्थ हो जाएगा छोटे अंस्वर, छोटे उत्तर। ये अलग शब्द होता है और ये अलग शब्द होता है। फिर हम एक मैथ में एक शब्द उपयोग करते हैं लघुत्तम। ये शब्द गलत होता है, ये नहीं होता। वो जो लघुत्तम हम लिखते हैं उस पे हमें लिखना चाहिए लघुत्तम, ये शब्द सही होता है। तो इस प्रकार हमने अवस्थाएं कर ली विशेषण की, 3, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। उद्देश्य विशेषण जो विशेष्य से पहले लगता है, विधेय विशेषण जो विशेष्य के बाद लगता है उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताई। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताई। और ये एडवर्ब होती है जो हम क्रिया के टॉपिक में करेंगे। तो अगले भाग में हम विशेषण के भेद करेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो अगले भाग में हम ये करेंगे।